अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि आपके जो आई बॉल है वो फॉरवर्ड जो है वो डिस्प्लेस कर जाए, मीन आपकी जो आई बॉल है वो बाहर को निकल आए। इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल बियॉन्ड द ऑर्बिटल मार्जिन्स, ये आपके ऑर्बिटल मार्जिन्स पोज करें, ठीक है, तो उससे भी आगे की तरफ निकल आए तो उसे हम कहते हैं प्रोप्टोसिस। ठीक है, ये सिंपल टर्म है इसका। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा डेवलप करता है। इसके बाद एक आपका टर्म होता है एक्सोथेल्मोसिस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा टर्म है। इसमें ना हर एक कॉजेज जो होती हैं वो इसी के अंदर लाई करती हैं। एक्सोथेल्मोसिस जो है ना वो एक इसी के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी आई बॉल बाहर निकली है, लेकिन उसकी जो कॉज होगी उसकी कॉज सिर्फ और सिर्फ थायराइड हो। ठीक है, थायराइड की कोई डिजीज अगर हो जाए, उसकी जैसे हमारी जो आईज है वो बाहर को प्रोमिनेंट हो जाए, उसे हम कहते हैं एक्सोथेल्मोसिस। और ये एक्टिव प्रोसेस होती है, और हर थायराइड के हाइपरथायराइड के पेशेंट को तकरीबन ये जो होती है सेप्टम, ये लाजमी आती होती है। ठीक हो गया। आगे बात ये है कि आप क्लासिफिकेशन क्या है इसकी। क्लासिफिकेशन जो है इसकी आपकी जितोई में लिखी हुई है, एटियोलॉजी के लिहाज से इसको क्लासीफाई किया हुआ है, लेकिन आपकी जितोई में जो जोगी में जो किया हुआ है उन्होंने प्रोसेस के लिहाज से उनको क्लासीफाई किया हुआ है। अब हम अगर पढ़ते हैं पहले एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में अगर हम देखते हैं कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से जो आई बॉल है वो बाहर की तरफ मूव कर जाए। तो सबसे पहली कॉज होती है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब ये है कि आई जो बॉल है उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन में आप उन्होंने लिखी हुई है कि ऑर्बिटल जो है वो सेलुलाइटिस हो सकता है, इसके अलावा पेनोफ्थेल्माइटिस हो सकता है। पेनोफ्थेल्माइटिस का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी आई बॉल कॉन्टेंट है वो जो है ना वो इन्फ्लाम कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है उनकी। पेनोफ्थेल्माइटिस हो सकता है। इसके अलावा कैवर्नस साइनस जो है ना थ्रोम्बोसिस वो हो सकता है। उसमें क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन जो है आपका ब्रेन से जो होता है, आई से ब्रेन में, ब्रेन से आई में, इस तरह से स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी 3 कॉजेज होती हैं इन्फेक्टिव की। अगर हम बात करें इन्फ्लामेटरी के, तो इन्फ्लामेटरी में कौन कौन से कॉजेज आपके जहन में आ सकती हैं, वो यही है कि जो थायराइड के जैसे प्रॉब्लम होते हैं वो भी इन्फ्लामेटरी होते हैं ना, क्योंकि इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं। थायराइड आई डिजीज़ हो गया, ठीक है। इसके लिए हम बात करते हैं इडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेटरी डिजीज में ना हमें पता ही नहीं होता कि कॉज क्या है, ठीक है, तो इडियोपैथिक कॉज होती है उसकी वजह से जो होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके अलावा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, ये भी एक तरह से इस इन्फ्लामेटरी के अंदर आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन वगैरह होती है। वेजिनल ग्रेनुलोमेटस होती है, उसमें क्या होती है कि सिस्टेमिक वो होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है इसके अंदर, वो भी आ जाती है। अगर हम सिस्टिक लीयंस की बात करें तो कोई इनकेफ्लोसील वगैरह हो गया, ठीक है, इनकेफ्लोसील हो गया, उसमें क्या होती है कि आपकी जो ना सिस्ट बन जाती है, ठीक है, आई के अंदर। इसके अलावा साइनस कोई म्यूकोसील हो सकता है, कोई भी तरह का म्यूकोसील वगैरह हो गया वो हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकता है। बस आप सिस्टिक लीयन का नाम याद रख लें तो वो भी काफ़ी है। इसके बाद आते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स जो है आपके काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं आपकी जतोई में कि ना ट्यूमर्स की जैसे हो सकते हैं। इसमें कंजेंटल ट्यूमर्स भी होते हैं, जैसे डर्मोइड सिस्ट हो गया, ठीक है, उसकी वजह से डर्मोइड सिस्ट होता है वो भी एक ट्यूमर होता है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर होता है, उसकी वजह से जो आई है वो प्रोपोज कर सकती है। इसके अलावा टेराटोमा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूमर्स की तो वेस्कुलर ओरिजिन की ट्यूमर्स हो सकती हैं, ठीक है, वेस्कुलर ओरिजिन में जो है ना वो कैवर्नस हेमेंजियोमा वगैरह आ जाते हैं, ऑर्बिटल वेरिकोस वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेसेनकाइमल जो ओरिजिन होती हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। मेसेनकाइमल ओरिजिन में जो आते वो होता है रेब्डो मायोसार्कोमा होता है, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो मोस्टली होता है ये बच्चों के अंदर होता है। इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं न्यूरोनल ट्यूमर्स, ठीक है, कोई नर्व्स की, जैसे पीछे हमारी जो पड़ी है वो न्यूरल ऑप्टिक नर्व पड़ी है, तो न्यूरल ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व का ग्लायोमा हो गया, मेनिंजियोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिम्फोमा वगैरह हो सकता है, ठीक है, लिम्फोमा सिस्टेमिक होती है कि लिम्फ नोड्स का कैंसर वगैरह हो जाता है, वो जो है ना वो आइज़ को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक्रिमल ग्लैंड का ट्यूमर जो है उसका ट्यूमर हो सकता है, वो भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी आईबॉल का ट्यूमर हो सकता है, मीन जैसे ना बच्चों में मोस्टली होता है रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ठीक है, बहुत कॉमन है उनके अंदर रेटिनोब्लास्टोमा होता है अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। इसके अलावा मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई साइनस ट्यूमर हो सकता है आपका, ठीक है, साइनस ट्यूमर में मैक्सिलरी कार्सिनोमा वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, एथमोइड के ट्यूमर वगैरह हो गए हैं तो स्प्रेड करते हैं, इस तरह से स्प्रेड करने से जो आंख है वो बाहर की तरफ निकल आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटास्टेटिक ट्यूमर्स की बात करें तो वो न्यूरोब्लास्टोमा ल्यूकेमिया वगैरह जो होते हैं ये मेटास्टाइज करके वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो आपका मैक्सिलरी कार्सिनोमा होता है वो प्रोसेस करवाता होता है, एथमोइड का करवाता होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा जो होता है वो भी आपका प्रोपोज करवा रहा होता है। ये सारे आप पढ़ेंगे ईएनटी के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि प्रोपोज हो रही है आई। अच्छा, ये जो कॉजेज थी इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की थी इसकी। अच्छा, आपके अगर या सपोज करें आपको सब नाम याद नहीं रहते तो आपने इसमें से ना दो कोई भी कर लें, कोई भी इतना मसला नहीं है, और बहुत ईजी है, आपको एक दफ़ा पढ़ने मुश्किल लगेंगे लेकिन बहुत ही आसान से हैं। इसके बाद हम
दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है कि हमने प्रोटोसिस जो हुई है वो एक आंख की हुई है या फिर दोनों आंखों की हुई है, या वो थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, या फिर अगर वो निकली हुई है तो वो पल्सटाइल है। अगर उसको हम आपने शायद नहीं देखी, लेकिन इस तरह होता है कि आपकी जो आई है वो पल्सेट कर रही होती है, ठीक है। पल्सेशन अगर हो रही है इसका मतलब ये है कि आपकी आइज़ के पीछे जो है ना वो आर्टरीज और वीनस जो है ना सिस्टम उनका शंट बन गया, आर्टरी वीनस एन्यूरिज्म हो गई है। एन्यूरिज्म होने की वजह से वहाँ पे आपको पल्सेशन फील होती है, ठीक है, और प्रोसेस हुई होती है आइज़, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट की अगर हम निकाल लें, इसको साइड पे कर लें, इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट दरमियानी सिस में होती है, ठीक है। और जब इंसान नीचे देख रहा होता है मोस्टली तब है ना हमें नजर आ रहा होता है कि ये जो है ना इसकी प्रोटोस है आई, ये मोस्टली जो होती है वो ऑर्बिटल जो होती है ना वेरिकोस वेन्स उसमें होती है, ठीक है, उसमें जो होती है वो इंटरमीडिएट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बायलेटरल प्रोसेस और बायलेटरल और यूनिलेटरल की बात करें तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी कॉजेज से लाजमी याद रखनी है, आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। अगर हम बात करें और यूनिलेटरल की तो एक आंख में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ख्याल में क्या आ सकता है? इन्फ्लामेटरी तो होगा ना, तो इन्फ्लामेटरी कोलियंस हो गई एक आंख में, ठीक है, जैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया, ठीक है, कोई अगर आंख में एब्सेस हो गया उसकी जैसे जो है ना आंख बाहर की तरफ आ सकती है। फिर अगर हम बात करें वेस्कुलर डिस्टर्बेंस एक आंख में हो सकती है, ठीक है। वेस्कुलर डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि हमने कहा था कोई हेमेंजियोमा बन सकता है, कोई वेरिकोस ऑर्बिटल बन सकते हैं, कोई हेमरेज वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर सपोज करें हेमरेज याद रख लें, ठीक है, एक आंख में, या इसके अलावा हेमेंजियोमा वगैरह भी हो सकता है। अगर हम बात करें सिस्टर की, देखिए इसमें यूनिलेटरल के अंदर जो आ रही है वो सारी यही वाली आ रही है तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई सिस्ट बन गई है, कोई ट्यूमर बन गया आई में, तो हमें पता है कि वो डर्मोइड सिस्ट भी होता है, वो हमने ऑस्टियोमा किया, लिम्फोमा किया हमने, ठीक है। इसके अलावा ग्लायोमा हो सकता है, मेनिंजियोमा हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, इसके अलावा कोई मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो सारे जो है वो सिस्ट ट्यूमर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि सिस्टेमिक काज कौन सी होती है। सिस्टेमिक काज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ग्रेव डिजीज़ जो होती है, ग्रेव डिजीज़ जो होती है वो यूनिलेटरल भी हो सकती है, वो बायलेटरल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एंडोक्राइन का प्रॉब्लम जो है वो इसी में होता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया वगैरह भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि ल्यूकीमिया जो होती है वो सिस्टेमिक डिजीज़ होती है और वो हमारे आइज़ को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स है, हमारा एक्स्ट्राक्यूलर मसल जो है उसकी अगर पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो पूरी की पूरी आँख है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया की फॉर्म में हो जाएगी ना, तो वो उसको पकड़ के नहीं रखेगी, मतलब कांटेक्ट नहीं करेगी, इसकी वजह से भी हमारी जो आई है वो बाहर की तरफ निकल सकती है। अगर हम बात करें बायलेटरल में ये होगा कि दोनों आइज इक्वली इफेक्ट होंगी, ठीक है, दोनों आइज जो है उनका प्रोसेस होगा। इसमें ये होता है कि अगर हमारी स्कल जो है वो सही तरह नॉर्मली डेवलप हो, ठीक है, हमारी ये आइज थी, आइज की पर स्कल थी, ठीक है, स्कल जो है वो अगर सही तरह डेवलप ना करे तो हमारी या फिर वहाँ पर ख़राब हो जाए तो आइज जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई फील हो सकती हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स यूनिलेटरल इफेक्ट करती हैं। मेन हमारी जो थायराइड आई डिजीज़ थी वो हमारी एक आंख को इफेक्ट कर रही थी। इसके अलावा दोनों आइज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, बाद में दोनों आइज़ को करवा सकती है, ठीक है। तो थायराइड आई डिजीज़ भी हो सकती है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेटरी की अगर हम बात करें तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है वो दोनों आइज़ को इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एक आंख को इफेक्ट कर सकती है, दो को भी कर सकती है, लेकिन जो कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है वो आपके दोनों आइज़ को इफेक्ट करता है एक साथ, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई ऐसे ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि दोनों आइज़ में हों, ठीक है, दोनों आइज़ के पीछे हों। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज़ लिखी हुई है आपकी जोगी में कि लिपोडिस्ट्रोफीज वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। लिपोडिस्ट्रोफीज में क्या होता है कि आपकी जो लिपर्स हैं वो एक्युमुलेट हो सकती हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ज़ेंथोमेटोसिस वगैरह हो जाएगी। सो ये आपने पढ़ ली है, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, उसकी कॉजेज़ मैंने कोशिश की है करवा दूँ। जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि आपके अगर बच्चों में प्रोसेस हो गई है, छोटे बच्चे आए हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम या कौन कौन से हम रूल आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उनमें ना डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ट्यूमर होता है बच्चों का और मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है। डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, इसके अलावा ऑर्बिटल का टेराटोमा हो सकता है, कोई इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकती है। इन्फेक्टिव कॉज में कौन से आएंगे, जो हमने की थी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो होता है वो बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया इसके अंदर। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी की बात करें तो हमने कहा था थायराइड आई डिजीज़ जो होती है वो बच्चों में भी हो सकती है, इन्फ्लामेटरी कॉज भी होगी। न्यूप्लास्टिक की अगर हम बात करें तो कौन कौन से बच्चे मोस्टली होते हैं, तो वो होते हैं रेब्डोमायोसार्कोमा हो सकता है इसके अंदर, जो कि मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर होता है। रेटिनोब्लास्टोमा होता है, अंडर 3 ईयर्स में होता है ये, ठीक है, ये बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व का ग्लायोमा हो गया, कोई ऑर्बिटल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, या फिर न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है मेटास्टेटिक, ठीक है। तो आपने जो ये 2 नाम है ये तो लास्ट में मस्ट याद रखने हैं, ये वाले 2, ठीक है, बाकी भी आप अगर याद होते हैं तो ठीक, वरना छोड़ सकते हैं। इसकी बात करते हैं हम वेस्कुलर कॉज भी हो सकती है कोई वेसल्स की वजह से, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, कैपिलरी हेमेंजियोमा। आपको पता है कि बच्चे में जो हेमेंजियोमा होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, तो इनमें ये हो सकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि एक पेशेंट प्रोक्टोसिस के साथ आया, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। अगर पेन वाला पेशेंट आया है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रूल आउट करनी होंगी। तो उस पेशेंट को ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ये सीवियर जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, आइज़ में, पूरी की पूरी आई बॉल का, और वो प्रोक्टोसिस की होती है बाहर की तरफ। रेब्डोमायोसार्कोमा हो सकता है, लेकिन ये हमने कहा कि ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें वो इडियोपैथिक कॉज भी हो सकती है, ठीक है, इडियोपैथिक इन्फ्लामेटरी ऑर्बिटल डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा ऑर्बिटल मायोसाइटिस हो सकता है, मीन जो आपकी मसल्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो जाए उनका। इसके अलावा कोई बाहर से कैंसर जो है वो आइज़ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट एडेनाइटिस हो सकता है, जिसे हमने पढ़ा था, जिसमें एस शेप आईलिड बन गई थी, साथ हमारी जो आई बॉल है वो भी बाहर की तरफ निकल रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्यूट एडेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो डर्मोइड सिस्ट था बच्चों के अंदर, वो रप्चर कर सकता है। इसके अलावा थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जब आखिरी स्टेज होती है, जब आई बहुत ज़्यादा बाहर को निकल आती है, तो वो इतना खचाव पैदा करती है कि पीछे जो पेशेंट को ना पेन होती है। इसके अलावा ल्यूकीमिया वगैरह भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है सारे के सारे। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो हम एक निमोनिक बना लेते हैं। आपका निमोनिक बन गया जी ओरियो, MARA, ओरियो बिस्किट मेरे, MARA मेरे, L से क्या है, मेरे लिए लेते आना, ठीक है। सपोज हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ओ आपके जो ये लिखी है, मैं तरतीब से लिखी हुई है ORIO MARAL, ठीक है। तो आपने इसी से याद रख लेना है कि ओरियो मेरे लिए